अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुफाहमत या मुज़ाहमत, जमहूरियत या बादशाहत, पार्टी वहदत या अदावत, बयानिया को लेकर नून लीग कंफ्यूज तो थी, मगर अब ग्रुप बंदी का शिकार होती हुई भी नजर आ रही है। कारकुन कंफ्यूज तो होंगे जब पार्टी क़यादत ही अपने बयानिए पर क्लियर नहीं होगी। वोट को इज्जत दो का बयानिया अब काम को इज्जत दो में बदल चुका है और मुज़ाहमत की पटरी से उतरकर मुफाहमत की पटरी पर रवा दवा दिखाई देता है। ताहम आइंदा इलेक्शन में बयानिए का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है, क्योंकि नून लीग में इख्तलाफात और बयानिए की जो जंग है अब ये खुलकर सामने आ चुकी है। गुज़श्ता दिनों एक्सटेंशन को लेकर, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन को लेकर मरियम नवाज़ ने जो बयान दिया था, हमजा शहबाज ने इसकी नफ़ी कर दी है। ज़रा देखिए इस हवाले से नून लीग का बयानिया चल क्या रहा है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त फैसला था। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। नाज़रीन, मरियम नवाज़ जो कहती हैं, शहबाज शरीफ के तर्जुमान उसकी नफ़ी कर देते रहे आकर, और शहबाज शरीफ जो बात करते हैं मरियम नवाज़ के तर्जुमान इसको रद्द कर देते हैं। इस बात का एतराफ़ लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी किया। उनका मानना था कि हमारी पार्टी क़यादत में इख्तलाफात हैं, चाहे शहर की सतह पर हो या तहसील और बड़े लेवल पर हो, हर जगह क़यादत में झगड़े हैं और ये झगड़े ख़त्म होने चाहिए। अब नून लीग में ग्रुप बंदी है या नहीं, जब भी नून लीगियों से बात करें, नून लीग के रहनुमाओं से बात करें, वो सिर्फ़ इसको इख्तलाफ का नाम देते हैं, लड़ाई झगड़ों से बिल्कुल ये तरदीद करते हैं। लेकिन क्या यही वजह है कि कभी पीपल्स पार्टी तो कभी पीटीआई नून लीग की विकटें उड़ाती जा रही है? पहले बलूचिस्तान से सनाउल्लाह ज़ाहरी और अब्दुल कादिर बलोच नून लीग को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, और आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर आला गौस अली शाह और साबिक वफाकी वज़ीर ज़फ़र अली शाह ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। क्या ये इन इख्तलाफात, इन लड़ाई झगड़ों का नतीजा है जिसकी निशानदही ख्वाजा आसिफ ने भी की और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, पार्टी क़यादत इशूज़ को लेकर अपनी राय नहीं बल्कि इख्तलाफात का वाज़े तौर पर अब इजहार करती है, जिससे ये तासुर मिलता है कि वाकई पार्टी में दो बयानिए हैं, धड़ेबंदी है। मरियम नवाज़ साहिबा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर कहती हैं कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी, जबकि हमजा शहबाज मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि ये पार्टी क़यादत का फैसला था। क्या वाकई पार्टी में इख्तलाफात हैं, जिसकी बात अब ख्वाजा आसिफ भी करते हैं, सीनियर लीडरशिप भी आपकी करती है? आपको नहीं लगता ये तासुर दिया जा रहा है कि वाकई पार्टी मुत्तहिद नहीं है बहुत से मामलात पर? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, लेकिन आज तो तमाम मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है सदर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देने में कि उनके ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्ज़ामात पिछले 21 माह से ये हुकूमत लगा रही है, वो आज धड़म से मुंह के बल आ गिरे हैं। और बरतानिया के हाई कोर्ट ने उनके जो मुंजमद अकाउंट एसेट रिकवरी यूनिट के दरख्वास्त पर जो किए थे, वो आज उनको खोल दिया गया है, क्योंकि शहजाद अकबर इसे मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं गलत है और मिस रिपोर्टिंग है। किसी भी तरह की क्रिमिनलिटी के, यानी किसी भी जुर्म के और किसी भी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग के जो इल्ज़ामात हैं वो साबित नहीं हुए। हुकूमत पाकिस्तान का दावा और इल्ज़ाम झूठा था, जिसके नतीजे में आज तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों को सिर्फ सियासी काम का निशाना बनाया जा रहा है और बनाया गया, जो बात हमेशा से आप कर रहे हैं आप लोग। जी, और सियासी इंतकाम जब आप जैसे जो मौकर तज्जियाकार हैं वो भी दो बयानियों की बात करते हैं। हकीकत ये है कि जहां तक इस्तबदाद का और रिप्रेशन का और हुकूमत ने जो इस्तेहसाल किया है मुस्लिम लीग नून का, वो तो सबका किया है। वो शहबाज शरीफ का भी उतना ही हुआ है जितना नवाज शरीफ का हुआ है, या मरियम नवाज का हुआ है, या हमजा शहबाज का हुआ है। तो इस पूरे शरीफ खानदान के ऊपर एक मुहिम के जरिए उनकी किरदार कुशी की गई है, उनको जेलों में डाला गया है। और अब वक्त के साथ लेकिन नवाज शरीफ
पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता हैं? जी, तो सजा याफ्ता आपको मालूम है कि वो भी इंतहाई मशकूक सजा है जो उनको दी गई, क्योंकि उसके देने में जो मरहूम जज साहब शामिल थे, अब उनकी वीडियो टेस्टिमनी हमारे सामने मौजूद है कि किस तरह उन्हें प्रेशर डालकर, तनाव देकर ये नाइंसाफी का फैसला किया गया। और अगर जो वो फैसला उनके खिलाफ हुआ भी है, लेकिन उसमें भी कहीं भी पाकिस्तानी कौम के एक पैसे खाने का इल्जाम साबित नहीं हुआ। उस फैसले में भी कहीं नहीं लिखा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम का कोई पैसा किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी ऐसे मामले में जो उनकी जिम्मेदारी थी बतौर वजीर आजम। तो ये तो सिर्फ एक मुनज़्ज़म मुहिम है जो आज तक जारी है, क्योंकि मुस्लिम जो इमरान खान साहब की जमात है उसका तो दारो मदार ही झूठे प्रोपेगेंडे पर है, गरीब दुश्मनी पर है। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें खुर्रम दस्तगीर साहब, पार्टी क़यादत बहुत से मामलात को लेकर मुत्तहिद नहीं है। पौने 2 साल हो गए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को लेकर। मरीम नवाज साहिबा अपनी इख्तलाफ राय का इजहार करके इतने अरसे के बाद क्या तासुर देना चाहती हैं? क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था, शेख रशीद साहब तो हमेशा से ये बात करते थे मीम में से शीन निकलेगी, अब वो कहते हैं कि और एक धड़ा और सामने आएगा। आखिर इतने वक्त के बाद क्या जरूरत थी मरीम नवाज साहिबा को अपनी राय बताने की, जबकि पार्टी क़यादत का ये फैसला था जिसकी तस्दीक करनी पड़ी हमजा शहबाज को मीडिया पर आकर? जी, तो मरीम बीबी ने अपनी एक राय उनकी शामिल है, लेकिन चूंकि पार्लियामान में मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात वोट दिया था, तो वो पार्टी का एक फैसला था। वो फैसला नाकाबिले दिफा है, लेकिन वो एक फैसला था और अब हमें आगे बढ़ना है। इस मामले को 2 साल गुजर गए हैं और अब वो जो 3 साल की एक्सटेंशन थी उसमें भी अब 1 साल रह गया है। तो हमें मुस्तकबिल की तरफ देखकर ये फैसला करना है कि क्या हमने वो जो फैसला था जिस पर मुख्तलिफ आरा हैं, क्या उससे कोई सबक सीखा है? क्योंकि अब चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन का इशू आ रहा है और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला के करम से मुस्लिम लीग नून ने दुरुस्त फैसला किया है कि हम हर लिहाज से चेयरमैन नैब की जो तकर्री है उसमें कानून पर जो नज़ है उसको यकीनी बनाएंगे और हुकूमत की तमाम साजिशों को मतलब मरियम बीबी के नजदीक अगर पहले गुनाह हुआ अब दोबारा ये गुनाह सरजद नहीं होगा आपके हाथों, कहने का मतलब तो यही है? जी नहीं, ये तमाम आपको मालूम ही है कि इलामा इकबाल ने कहा था कि जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। तो हमने जो गलतियां की हैं अगर उनसे सबक सीखा है और सबक बिल आखिर आप देख रही हैं कि वक्त के साथ साथ मियां नवाज शरीफ का जो नजरिया है कि हमें पाकिस्तान में आइन पर अमल दरामद करवाना है और आइन ये कहता है कि अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान में इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। ये जो वादा है पाकिस्तान में कि 22 करोड़ लोगों से, उसको पूरा कराने की जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। उसमें वक्तन फवक्तन इख्तलाफ भी होंगे कि जी जो है ये हिकमत अमली इस्तेमाल करनी चाहिए, ये हिकमत अमली इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन जो नजरिया और मकसद है वो नवाज शरीफ और उनका एक है। इख्तलाफ रखना और झगड़े, इनमें फ़र्क होता है। कल ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि झगड़े कारकुनों के नहीं हैं बल्कि ये क़यादत के झगड़े हैं। अगर आप उन्होंने कारकुनों से मुखातिब होकर कहा कि तहरीक इंसाफ को अगर 2023 के इंतखाबात में शिकस्त देनी है तो आप सब लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल झगड़े तो हैं, सिर्फ आप इसको इख्तलाफ राय का नाम देकर जो है ना वो इससे बरी ज़िम्मा नहीं आप लोग हो सकते। शेख रशीद साहब ने यह भी कह दिया है कि अब तो वरासती लड़ाई आप लोगों के अंदर शुरू हो चुकी है, नून लीग के अंदर, आप नून लीग के खानदान में। नहीं, देखिए शेख साहब तो पिछले 3 साल से नून में से शीन निकालते निकालते खुद शीन हो गए हैं और वो नाकाम हैं इस मामले में। तो उनकी जो पेशगोई है उस पर तो हम नहीं जा सकते। और ख्वाजा साहब ने जिस तरफ इशारा किया है वो दुरुस्त इशारा है। उसका इशारा पार्टी की आला क़यादत के बारे में नहीं है। बहुत सारे इज़ला में पूरे मुल्क में एक
मुकामी तौर पे तनाव है, टेंशन्स हैं मुख्तलिफ MNAs के दरमियान, MNAs और MPAs के दरमियान। तो ख्वाजा साहब ने दुरुस्त तौर पर और दुरुस्त समझ की तरफ इशारा किया है कि अगर पार्टी ने इंशाल्लाह 2023 में जो इंतखाब जीतना है उससे पहले अपनी सफबंदी करें, अपना इंतजाम दुरुस्त करें। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड निजाम है, हल्कों की बुनियाद पर हुकूमतें बनती हैं, तो एक एक हल्का करके मुस्लिम लीग नून ने फोकस करना है कि वहां अगर हर हल्के में, चाहे वो सूबाई हल्का है या कौमी का असेंबली का हल्का है, वहां अगर कोई बाहमी इख्तलाफात हैं उनको दूर करके मुत्तहिद होकर इस फाशिज्म का इमरान खान के बुक करना है। और इंशाल्लाह चेयरमैन नैब की अगर दोबारा तकर्रुरी होती है, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, इसको रोकने के लिए आप लोग कैसे इसको अपोज करेंगे? इसमें भी इख्तलाफ है या झगड़ा है? जो जिस तरह आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर मरीम नवाज ने अपने इख्तलाफात का 2.25 साल के बाद इजहार किया, पार्टी इस बारे में क्या सोच रही है? हमें तो उम्मीद है कि हम तो अपोज करेंगे, लेकिन मीडिया जिसमें आप जैसे मौकर एंकर और तज्जिया निगार वो कौम को बताएंगे कि हुकूमत की तरफ से ये ऐलान कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत नहीं करेंगे, इतनी ढिठाई और बेशर्मी से कानून तोड़ने का ऐलान कभी किसी हुकूमत ने नहीं किया। कानून ये कहता है कि आपको लीडर ऑफ द हाउस को, जो वजीर आजम हैं, उन्हें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत करनी है। और उसमें कोई डाउट नहीं है कि जी मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की शक्ल अच्छी नहीं लगती तो मैं मुशावरत नहीं करूंगा, मुझे उससे इख्तलाफ है। भाई इमरान खान साहब खुद भी बेनिफिशियरी हैं हेलीकॉप्टर केस जो है उनका, जिसे दबा दिया गया है, तो हम किस तरह कहें कि इमरान खान साहब की जो नीयत है वो साफ है, क्योंकि वो तो उन्होंने तो फायदा उठाया। आपके कोई कानूनी माहिरी ने बताया कि अगर ये कानून हुकूमत तोड़ती है इसकी सजा क्या है? जी सजा यही है कि मुझे उम्मीद है कि आप जैसे जो मौकर मीडिया के एंकर साहिबान हैं या खवातीन हैं, वो हुकूमत की मजम्मत करेंगे, वो अवाम को बताएंगे कि हुकूमत अपने जाती फायदे के लिए कानून के ऊपर से जो है वो उसको रोंद कर गुजर रही है, और पार्लियामान में हम मुजामत करेंगे। और ये सजा जो है जो अगर पब्लिक एयर वेव्स के ऊपर हुकूमत को मिलती है कि अगर तमाम लोग मिलकर कहेंगे कि जनाब कानून तोड़ा जा रहा है, कानून रोंदा जा रहा है, कानून पिटाई से अपने पैरों के तले ताकत के नशे में रोंदा जा रहा है, तो ये भी हुकूमत के लिए एक जरूर लम्हा फिक्रिया होगा। मुझे यकीन है कि इसमें सिविल सोसाइटी भी हमारी मदद करेगी। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ साबित नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब बहरहाल मुल्जिम तो हैं, हुकूमत इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला समझ रही है, जो वो कह रहे हैं कि हम एक नैब के मुल्जिम से मुशावरत नहीं करेंगे। सुनिए जी, देखिए नैब के मुल्जिम इमरान खान भी हैं, और अगर वो नहीं है तो इस वजह से है कि चेयरमैन नैब ने उनको फायदा पहुंचाया है उनकी इन्वेस्टिगेशन बंद करके। और शहबाज शरीफ साहब के मामले में तो अगर आप उनका हाई कोर्ट का जो ऑर्डर पढ़ें, शहबाज शरीफ के केस में, उससे पहले साद रफीक के केस में, शाहिद खकान अब्बासी के केस में, अदालतों ने तो बड़ी वजाहत से लिखा है। जिस तरह आज इंग्लिस्तान की अदालत ने कहा है ना कि जी कोई सबूत नहीं मिला शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो पाकिस्तान की अदालतों ने भी कहा है कि जब हमने नैब से पूछा कि कोई करप्शन हुई है तो नैब ने इकरार किया है कि कोई करप्शन नहीं हुई, लेकिन चूंकि केस खोल के रखने हैं, जो है इनको डिफेम करना है, मीडिया में बदनाम करना है, तो इसीलिए केस खुले हुए हैं। इसलिए इमरान खान साहब को चाहिए कि जो का काम है और बतौर वजीर आज़म उनका फर्ज है कि जो कानून के नारे लगाते थे, आज सिर्फ अपनी जाती नापसंद या बुग़्ज़ और अनाद की वजह से। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की आपसी पार्टी लड़ाइयों के बीचों बीच अचानक लंदन से खबर आती है कि बरतानवी अदालत ने क्लीन चिट दी है कि शहबाज शरीफ ने लंदन में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के
मुंजमिद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जमा कराई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया है। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स दिसंबर 2019 में अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स को आला दर्जे की तहकीकात से मशरूत किया गया था। इन अकाउंट्स को पाकिस्तान की बरतानवी हुकूमत से करप्शन का पैसा वापस लेने की दरख्वास्त के बाद मुंजमद किया गया था। जबकि शहजाद अकबर साहब इस खबर के बारे में कहते हैं कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज की बरियत की खबर गलत है, मिस रिपोर्टिंग है, कोई ट्रायल था ही नहीं जो बरियत होती। उन्होंने कहा कि सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की अदालत से मफरूर हैं, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर आपका। साबिर, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? मेरी भी कुछ लोगों से वहाँ बात हुई, वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेट किया गया है, अभी कोई फैसला नहीं आया है जिस पर मुस्लिम लीग नून शादियाने बजा रही है। जी, इसी तरह की इतलात आ रही हैं क्योंकि ये बहुत ही लास्टली ये खबर 1-2 टीवी चैनल पे चली और चूँकि आपको मालूम है कि 7 बजे से 8 बजे तक भी मैं प्रोग्राम में था, 8 से 9 बजे तक फिर उसमें भी प्रोग्राम में था। तो जो इतलात मौसूल हुई हैं वो इसी तरह की हैं कि जो रिपोर्ट किया गया वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो शहजाद अकबर साहब जिनका आपने जिक्र किया ट्वीट्स का, वो भी यही बता रहे हैं कि ये चीज एक्चुअल ऐसी नहीं है, तो इसको मैनिपुलेट किया गया। बल्कि ये भी लेकिन समझ नहीं आती कोई अदालती फैसलों को इस तरीके से वहाँ लंदन की ज़मीन पर बैठ के मैनिपुलेट करना इतना आसान है कि अदालत ने एक फैसला नहीं दिया और हम अदालत का कह दें कि अदालत से फैसला आया। इतना बात हो सकता है कि उसकी वजह के अगर कोई फरीक आपको डिक्टेशन दे दे कि जनाब ये चीज़ें अदालत से आई हैं और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ना हो तो बाज़ औक़ात ये मिस रिपोर्ट भी हो जाता है। और ये पाकिस्तान में भी बाज़ औक़ात ये हो चुका है इंसिडेंट कि सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फैसले कुछ और होते हैं और जब आप बगैर पढ़े बगैर सुने उन पे मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और जब तहरीरी तौर पे फैसला आया तो पता चला ये तो मिठाइयों वाला नहीं बल्कि ये तो ताजियाना वाला था। आपको क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा इसलिए भी हो सकता है कि पाकिस्तानी सियासत में नून लीग का जो एक रिप्यूट बन चुकी थी इनकी आपसी लड़ाइयों को लेकर, फिर करप्शन को लेकर, एहतसाब को लेकर, नवाज शरीफ मरियम नवाज की सजाओं को लेकर, उसका ज़रा रिवाइवल हो सके, मुस्लिम लीग नून अपना रिवाइवल चाहती है? देखो, उसमें फ़ायदा जाहिर है अपनी पसंद का। अगर एक अकाउंट जो है वो फ्रीज हुआ था और वो भी वहाँ की जो एजेंसी है उसने खुद उनके इल्म में आया कि सलमान साहब का कोई अकाउंट है उसमें कोई गड़बड़ हुई है, तो उन्होंने फ्रीज किया। फ्रीज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। अब सिर्फ इस हद तक आया है कि उनका अकाउंट डीफ्रीज किया गया है, बाकी जो मामलात हैं वो मुकदमा वहीं का वहीं है और अभी तक उसको नहीं सुना गया। तो इसको इन्होंने अपने हक में इस्तेमाल किया और मेरा ख्याल है कि जो बात आप कह रही हैं वही है कि यहाँ पे चूँकि काफ़ी एक अनरेस्ट पैदा हो चुका है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर की पॉलिटिक्स के बारे में। जो शरीफ खानदान के अंदर की जो लड़ाई है, मरियम हमजा आमने सामने हैं और एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, तो आई थिंक उसका भी एक। लेकिन अकाउंट्स को रिस्टोर करना ज़ाहिर है इसके पीछे भी तो कोई वजूहात होंगी। अगर अदालती हुक्म पर असासों को, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर रहे हैं लेकिन उसको रिस्टोर दोबारा अगर आप करते हैं तो इसके पीछे भी तो कोई वजूहात होंगी ना? उसमें यकीनन कोई ना कोई वजह होगी क्योंकि हमारे सामने फैक्ट्स नहीं हैं कि क्या मुकदमा था और क्या नहीं था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर नहीं सकते। बाज़ औक़ात ये भी होता है जैसे मुल्ज़मान को ज़मानत दे दी जाती है कि जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता उनको जेलों से बाहर निकाल दिया जाता है, तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अकाउंट्स डीफ्रीज कर दिए जाते हैं और जब मुकदमे का हतमी फैसला आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाएगा। अब ज़रा थोड़ी सी बात, 1-2 सवाल इस पर कर लूँ कि नून लीग में बयानिए में इख्तलाफात, इस पर बहस करना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन 1.25 साल के बाद मरियम नवाज को अपनी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर अपने इख्तलाफ को जाहिर करने की ज़रूरत आप समझते हैं क्यों महसूस हुई? और फिर ज़रूरत महसूस की हमजा शहबाज ने ये कहने की भाई नहीं, ये तो पार्टी क़यादत का फैसला था।
उसमें मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि अब इलेक्शन ईयर की तरफ सारे रवां दवा हैं और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो इस वक्त बहस चल रही है वो यही है, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज के जो दूसरे दर्जे की सीनियर क़यादत है जो कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें से बहुत सारा लोग वो अब ये चाहते हैं और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से यकीनन बात की है कि इलेक्शन में जाने से पहले पार्टी लीडरशिप के बारे में फैसला कर लिया जाए कि पार्टी को कौन लेके आगे बढ़ेगा, कौन लेके आगे जाएगा। और मेरे इल्म के मुताबिक कुछ रहनुमा ऐसे भी हैं जिनकी तादाद 20-22 है, जिनमें सीनियर लोग शामिल हैं, जो ये कहते हैं कि अगर मरीम सफदर साहिबा की क़यादत में इलेक्शन लड़ा गया तो उसमें सिवाय हारने के और कुछ नहीं मिलेगा, महाजराई में कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा ये भी कि जो सीनियर लोग हैं पार्टी के, वो अपने आप को कंफर्टेबल भी नहीं समझते मरीम सफदर साहिबा की लीडरशिप में। उनका ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के हाथ में बागडोर दे दी जाए, वो पार्टी को लेके आगे बढ़ें और फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारा ये होना चाहिए कि आपको लगता है कि इलेक्शन के करीब ये सिचुएशन संभल जाएगी, या जो मरियम नवाज वाला धड़ा है वो कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो ऐसी कुछ सिचुएशन फिर चलती रहेगी? अल्टीमेट डिसीजन जो है वो तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से आएगा और नवाज शरीफ साहब को ही कायल करने की कोशिश कर रही है लीडरशिप, और वो शहबाज शरीफ साहब का धड़ा है वही कोशिश कर रहा है कि हमारा फोकस होना चाहिए इस वक्त पहली और आखिरी तरजीह कि हमने अगला इलेक्शन मुत्तहिद होकर लड़ना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी समेटनी है। और अगर इस हदफ को हासिल ना किया गया और अगर पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो फिर हम मजीद 5 साल तक अपने आप को संभाल नहीं सकेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी PTI जो है वो भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आज कराची में जो इवेंट हुआ उसमें वजीर आला सिंध भी मौजूद थे काफी अरसे के बाद, और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो रही है। और अगर ये सिनेरियो बन जाता है तो उसके बाद तो फिर मुस्लिम लीग नवाज की जो आपस की लड़ाई है उनको काफी ज्यादा सियासी नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफी तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब मेरे साथ थे। देख लेनी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ कराची बल्कि सिंध भर के हालात पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को शर्म दिलाई जा रही है कि इनकी गवर्नेंस का कोई हाल नहीं, और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत कभी ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करती नज़र आती है तो कहीं सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने आज कराची जाकर इस ज़बरदस्त मंसूबे को शुरू किया। इस पर 250 अरब रुपए की लागत आएगी और ये 3 मराहिल में मुकम्मल होगा, जबकि इसकी जो तकमील की मुद्दत है ये 12 से 14 महीनों की रखी गई है। लेकिन ऐसी ही एक मुद्दत पेशावर की BRT के लिए भी रखी गई थी, लेकिन इसका जो हाल हुआ वो आज तक एक मिसाल बनी हुई है। पेशावर जहां पर ना अपोजिशन थी और ना ही मंसूबे पर तनकीद करने वाली कोई मुखालिफत, लेकिन यहाँ पर तो सिंध हुकूमत पहले ही वफाक से अपने फ़ंड्स का हिसाब मांग रही है। ऐसे में मंसूबों की तकमील पर ज़ाहिर एक सवालिया निशान लग जाता है। ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था, लेकिन तख्ती लगाने का एजाज़ यानी तकमील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हिस्से में आई, जिनके इत्तेहादी MQM के लोग कराची में बैठे हैं और इस मंसूबों के खूब क्रेडिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इस नए सर्कुलर रेलवे के मंसूबे के बारे में भी मुस्लिम लीग नून का ये दावा सामने आया है कि कराची सर्कुलर रेलवे को न्यू KCR मंसूबे का नाम देकर इमरान खान क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि ये मंसूबा भी नून लीग का है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे MQM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब आपका। फैसल साहब, आपको पता है आज बड़ा मसरूफ दिन गुजारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में KCR मंसूबे को लेकर। आप जानते हैं कोई नया मंसूबा नहीं है, 1964 में ये मंसूबा शुरू हुआ। इसके बाद आपको पता है कि 99 में पाकिस्तान रेलवे हुकाम ने इसे बंद कर दिया, चला नहीं, घाटे में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया इस सारे मामले पर, लेकिन कोई भी हुकूमत इस पर काम करती हुई नजर नहीं आई। आज नून लीग इसका क्रेडिट ले रही है, काम मैदान में हमें तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। आपको क्या लगता है ये जो मंसूबा है, कराची के शहरियों के जो मसाइल हैं, ये किस हद तक इससे खत्म होंगे?
देखें, ये यकीनन बहुत पुरानी सर्विस है इस शहर में, और मैंने अपने बचपन में बहुत ही कम उम्री में इस रेल सर्विस में सफ़र किया है कराची शहर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाने के लिए। उसके बाद हमारे देखते ही देखते इसको बंद कर दिया गया। हमें ये भी बखूबी इल्म है कि इस मंसूबे की तजदीद के लिए अज़ सर नौ जापानी हुकूमत की जो डोनर इमदादी एजेंसी है जायका, उन्होंने काफ़ी ठीक ठाक फंडिंग फराहम करने का वादा किया था, सब कुछ किया था, लेकिन हमारी सूबाई हुकूमत को ये बात पसंद नहीं आई। ये भी कहा जाता है कि उस ज़माने में एक वफाकी वज़ीर रेलवे ऐसे होते थे जिनकी ख्वाहिश ये थी कि यहाँ ट्रेन चले ही नहीं, बल्कि जो ओवरऑल जो लेके जाती है सामान, जो मालगाड़ियाँ हैं वो भी ना चलें, ताकि जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, ये जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका धंधा चलता रहे। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि अब इसको कहा गया कि ये चलेगी। हमारी ख्वाहिश है कि बिल्कुल चले और अच्छे तरीके से कराची के शहरियों को सर्व करे। कराची के मसाइल में कितना ये कमी ला सकेगी, बहुत मेरे ख्याल में थोड़ा सा ही ऐसा होगा कि मसाइल की कमी हो जाएगी। वजह उसकी ये है कि अभी हमें देखना है कि ये सारी की सारी ट्रेन्स आ जाएं, वो नई वाली, जो पुराने डब्बे हैं और पुराने इंजन्स हैं वो तो कोई इतना ज़्यादा सर्व कर नहीं पाएंगे। फिर इसका रूट बहुत छोटा सा है, जो ज़्यादातर कॉमेंटेटर्स हैं बाहर बैठ के उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये मारीपुर से नहीं चल रही है, क्या ये लांडी तक चल रही है, और नीचे बास तो ट्रेन की पटरियां ऐसी हैं कि वहां पर सड़क बना दी गई है, इंक्लूडिंग शायद ग्रीन लाइन का भी एक पैच ऐसा है। अच्छा। तो इसलिए इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। हैविंग सेड दैट, बहरहाल कोई भी कराची में तरक्याती मंसूबा शुरू होता है तो हमें खुशी होती है कि कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है, वरना मुल्क के दीगर तमाम शहरों में मेट्रो बस सर्विस आ गई है। बड़े शहरों में वहाँ के मेयर ने या मुल्क के वजीर आजम मेट्रो सर्विस नहीं लेकर आए हैं, या BRT सर्विस वहाँ के वज़राए आला लेकर आए हैं। लाहौर हो, मुल्तान हो, रामडी हो, ये सारी की सारी जगहों पर, पेशावर हो, कराची शहर के वजीर आला साहब जो हैं वो 13 सालों में 13 बसें भी नहीं लेकर आए। तो बहरहाल हमें लगता है कि ये थोड़ा सा ठंडी हवा का झोंका है। बहुत बड़ा मुद्दत रखी गई है 12 से 14 महीने। अभी आप बसेस की बात कर रहे थे, BRT मंसूबे का जो हाल हुआ, कितनी दफ़ा वो मंसूबा बदला, फिर किस तरह उसकी मुद्दत बढ़ती चली गई, आज भी उसके बहुत सारे सवालात हैं BRT मंसूबे को लेकर। आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है 12 से 14 महीनों में इस मंसूबे की तकमील? देखिए, अगर तो सिर्फ वफाकी हुकूमत के पैसे हैं और वही कर रहे हैं और महकमा रेलवे कर रहा है तो शायद ये 12 से 14 महीने में हो जाए। वजह उसकी ये है K4 नहीं हो सका, उसकी कोई वजह है क्यों नहीं हो सका। ग्रीन लाइन वक्त पर नहीं हुई, उसकी कोई वजह है। ये कहना बड़ा आसान है। मेरे शहर के जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं उन्होंने फरमा दिया ग्रीन लाइन की वजह से पानी खड़ा हो गया। मेरे भाई, जब ग्रीन लाइन मंसूबा कंसीव हुआ है तो वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मिलकर उसमें करना था। सूबाई हुकूमत ने पैसे ही नहीं दिए, डिजाइनिंग में आपके लोगों को शामिल होना था। आपके लोग कहाँ गए महकमा लोकल गवर्नमेंट के उस वक्त? और वफाकी हुकूमत को ये इमरान खान साहब ने नहीं बनाई है, जो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी थी जिसको KIDCL कहते थे और अब SIDCL कर दिया है, ये नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। और इसलिए बनाई थी क्योंकि सूबाई हुकूमत शहर के लिए काम नहीं कर रही थी, तो वफाकी हुकूमत को कोई ना कोई इदारा चाहिए था। ग्रीन लाइन इसलिए ताखीर का शिकार हो गई कि सूबाई हुकूमत ने पैसे ही नहीं लगाए। तो फिर वफाकी हुकूमत जो इमरान खान साहब की है, उसने कहा कि अच्छा जी, हम बाकी पैसे लगाते हैं और उसमें जो कुछ हुआ मैं उससे आगे की बात कर सकता हूं, मेरे इल्म में है। सिमिलर K4 के साथ है। जब ये बना मंसूबा, फिजिबिलिटी हुई, सब कुछ हुआ, तो वफाक का और सूबे का मुआहदा हुआ कि दोनों 50-50% पैसे देंगे। उस वक्त कोई तकरीबन 23-24 अरब रुपए की कॉस्ट थी, तो 11 साढ़े 11 अरब जो वफाक के देने के थे, वफाक ने वो 100% दे दिए, सूबे ने 1 रुपया भी नहीं दिया। इसलिए डिले हो गया। सूबा उसके नक्शे तब्दील करता रहा ताकि अपने जानने वालों की जमीनों की वक़्त बढ़ाई जा सके और निजी हाउसिंग सोसाइटीज जो उसके पास से उन्हीं के पहले ले जाया जाए, बजाय इसके कि कराची वालों का। इसलिए डिले हुआ है। ये जो भी मनसूबा ताखीर का शिकार होता है ना सरकारी, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। ये क्रेडिट किसको जाता है, जो अब मंसूबे वहां पर काम हो रहा है? ग्रीन लाइन को क्रेडिट जाता है वफाकी हुकूमत को, भले अच्छा। वो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की थी या अब इमरान खान साहब की है, क्योंकि वफाकी हुकूमत के 100% पैसे लगे हुए। सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने तो पिछले 5 साल से पिलर बनाकर खड़े किए हुए हैं ऑरेंज लाइन के नाम के ऊपर, औरंगी टाउन और कस्बा कॉलोनी और उन सड़कों पर कोई जाके एक रिपोर्ट तो बनाए, वहां पर देखे तो नवाज शरीफ के दौर में काम हुआ और आज तहरीक इंसाफ के दौर में काम हुआ, दोनों वफाकी हुकूमत
हुकूमतों को आप कह रहे हैं क्रेडिट जाता है। अच्छा, आप बात करें कि सूबाई हुकूमत तो पैसे लगाती नहीं है, सूबाई हुकूमत का बजट फिर जाता कहाँ है? जो हर साल ये बजट रखते हैं, या ज़ाहिर तरक्याती बजट आपका अलग होता है, सेहत के लिए अलग होता है, तालीम के लिए अलग होता है, फिर सूबाई हुकूमत का बजट जाता कहाँ है? देखिए, सूबाई हुकूमत का दो चीज़ें हैं, इसमें दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि बहुत से हैं मकामी टैक्सेस हैं। मिसाल के तौर पे जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, जो खिदमात पर जनरल सेल्स टैक्स है, या प्रॉपर्टी टैक्स है, या इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, ये सारे के सारे मकामी टैक्सेस हैं जो जहां की आबादी देती है उसी पर खर्च होने चाहिए। ये तकरीबन कोई 300 अरब रुपए है जो कराची शहर से कमाती है सूबाई हुकूमत, उसमें से 30 अरब भी वापस नहीं देती। सूबाई अपना तरक्याती बजट ये बनाते हैं कोई 270 अरब रुपए के लगभग। उसका भी जो 90% शेयर है वो कराची के मरूना मिन्नत होता है, लेकिन देते उसका 5% भी नहीं। एक तो ये पहलू है। दूसरा, जो कागज में दिखा देते हैं वो भी सिर्फ कागज में ही दिखता है। ये मिसाल के तौर पर बिलावल साहब से इन्होंने इफ्तिताह करवाया, डीजे साइंस कॉलेज है, कराची के रहने वालों को पता है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के दफातर हैं वहां पर। वहां इन्होंने कहा जी पीपल्स स्क्वायर है, एक पेडेस्ट्रियन इन्होंने कोई 1 किलोमीटर का इलाका बताया और बड़ा जबरदस्त। आपको पता है वो वर्ल्ड बैंक के कर्जे से बना है, वो भी कराची वालों के वापस करना पड़ेगा कर्जा। यानी मैं टैक्स दे चुका, सूबे के खजाने में जमा हो चुके, लेकिन सूबा कह रहा नहीं मैं वो तुम पे नहीं खर्च करूंगा, तुम्हारे लिए मैं कर्जा लूंगा वर्ल्ड बैंक से और उस पर खर्च करूंगा। तो वो जाता कहां है? फिर जाली अकाउंट्स निकलते हैं, फिर फालूदे वाले निकलते हैं, एक अजीब सिलसिला है। हो रही है, आप कह रहे हैं करप्शन हो रही है सिंध में, पीपल्स पार्टी जो हुकूमत है पिछले 10 सालों से करप्शन कर रही है और करप्ट हुकूमत है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, माली बदउनवानी से कहीं ज़्यादा ये सूबाई हुकूमत अज़बियत का और अखलाक़ी बदउनवानी का शिकार है। यानी जो लोग यहाँ टैक्स दे रहे हैं इतने बड़े पैमाने के ऊपर, उन पर कुछ भी खर्च नहीं किया जा रहा। मिसाल के तौर के ऊपर सूबे के ख़जाने का कोई 90% जाता है देही आबादी की जानिब। यानी 270 का अगर समझ लीजिए 90%, 250 अरब रुपए पिछले साल दिखाए गए कि हमने देही इलाकों पे लगाए हैं। जुल्म यह है कि वहां पे भी खर्चा वर्चा नहीं होता है, लोगों के अपने मेंशंस बनते हैं, ताग बनते हैं, महलात बनते हैं, दुनिया भर में जायदादें बनती हैं। लाड़काना का, नवाबशाह का गरीब मजीद उस पर कोई खर्च नहीं होता, उसके नाम पर किताबों में, खातों में दिखाया जाता है। खैर, तो ये तो 250 अरब दिखा दिया उन्होंने वहां पर। अच्छा, वहां की जो मईशत है उसके तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी वहां के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो वहां के बड़े बड़े जागीरें रखने वाले वडेरे हैं, वो हैं बेनिफिशियरी। गरीब हारी तो नहीं है। लेकिन आपको जान के ये हैरत होगी कि कराची शहर से पिछले साल सिर्फ ट्रैफिक चालान 65 करोड़ रुपए जमा किए गए, लेकिन जहां 250 अरब रुपए दिखाएं खर्च होते हुए देही सिंध में, वहां 1.5 अरब रुपए बमुश्किल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जमा किया है। और कराची से सिर्फ जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 200 अरब रुपए जमा किया है। तो ये जो डिस्पैरिटी और अदम मसावात है, मैं ये समझता हूं कि ये इनकी अखलाकी बदउनवानी है, माशी बदउनवानी के साथ साथ इनकी अखलाकी बदउनवानी है कि ये चाहते नहीं कि किसी तरीके से ये शहरी सिंध को सर्व करें। फैसल साहब, आप लोग इसी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, इत्तेहादी रहे हैं, जैसे आज आप लोग तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। ये जो सारी बातें आज आप कर रहे हैं, क्या आप लोग जब पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में थे तब ये बातें आपके इल्म में थीं, या आप सब कुछ पता चल रहा है कि पैसे लगाते नहीं हैं, पैसे होते हैं, ख़जाने में पैसे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेके प्रोजेक्ट्स पर लगाते हैं? ये बातें तब आप लोगों के इल्म में थीं? नहीं, मेरे ख्याल में उस वक्त भी सामने लेकर आए, और इत्तेहाद में इसलिए चले जाना कि किसी तरीके से आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की को खिदमत कर पाएँ। मैं आपको बताता हूँ ना वजूहात क्या हैं। यानी मैं अपोजिशन में रहते हुए कोई 5 बरस MP रहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहा। कराची शहर है ना, 1 रुपया यहाँ के MPAs को डेवलपमेंट की मद में सूबाई हुकूमत नहीं देती थी, क्योंकि मैं ऑपोजिशन में था। सही। लोकल गवर्नमेंट के 36 अरब रुपए रोक कर बैठ गए क्योंकि ऑपोजिशन का मेयर था। तो इसलिए आप कहते हैं कि भाई मैं किसी तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन आपको इनके साथ जाके तजर्बा हुआ, जब भी तो मैं तजर्बे की बुनियाद के ऊपर बता रहा हूं कि ये किया क्या है। आज भी मिसाल के तौर पे वफाकी हुकूमत कोई ऐसा काम कर रही होगी कि जो मुझे लगेगा कि मेरे शहर के, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के खिलाफ है, मैं आपके सामने बयान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। MQM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तालिबान कहते हैं कि पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं, लेकिन दुनिया का तर्ज ज़िंदगी अपनाने को तैयार नहीं। कहते हैं कि ख़वातीन को काम करने की आज़ादी देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सरकारी महकमों में ख़वातीन को आने की इजाज़त देने को तैयार नहीं। कहते हैं पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने हमारे लिए आवाज़ उठाई और शुक्रिया भी करते हैं, लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं। कहते हैं कि आलमी बिरादरी से अच्छे रवाबित चाहते हैं, लेकिन आलमी इक़दार मानने को तैयार नहीं। कहते हैं कि हमसाया ममालिक जैसे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं, लेकिन पाकिस्तान तो ख़ुद चौकों चौराहों में सज़ाओं को मानने को तैयार नहीं। अफ़गानिस्तान की वकालत करके पाकिस्तान ख़ुद तनकीद की जद में है, लेकिन तालिबान हालात समझने को तैयार नहीं। कहते हैं कि दुनिया अफ़गानिस्तान को तस्लीम करे, लेकिन ये ख़ुद दुनिया की किसी बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। अभी कल ही की बात है कि खबर आती है कि तालिबान हुकूमत में डिप्टी गवर्नर ने 4 अगवाकारों को मौत की सज़ा देकर उनकी लाशों को चौराहों पर लटकाया है। एक वीडियो में दिखाया गया है कि अफ़गानिस्तान के इलाके हरात के एक बड़े चौराहे पर एक शख्स क्रेन से लटका हुआ है और उसके सीने पर लटकती तख्ती पर पढ़ा जा सकता है कि अगवा करने वालों को इसी तरह की सज़ाएँ दी जाएंगी। पिछले महीने तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद शहर के कई चौकों पर सज़ाएँ दी गईं, लेकिन ये ज़रा संगीन नौयत की थी, जो इस बात की अलामत है कि तालिबान 1996 से 2001 तक अपने साबका दौरे हुक्मरानी की तरह इस बार भी सख्त इक़दामात ही अपनाएंगे। तालिबान ने अफ़गान सूबे हेलमंद में दाढ़ी मोड़ने पर पाबंदी लगा दी है। अफ़गान डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर हाफिज़ रशीद ने हेलमंद सूबे के हुजामों के साथ मीटिंग करके इस बात का ऐलान किया है कि दाढ़ी मूंढने को इस्लामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। सिर्फ यही नहीं, हुजामों को काम के दौरान मौसीकी लगाने से भी ख़बरदार किया है। अब इन सरेआम सज़ाओं और सख्त पाबंदियों का मामला भी ऐसा है जिस पर जो मगरबी दुनिया है ये हमेशा एतराज़ करती आई है, बल्कि आजकल यूरोप और बरतानिया ने ख़वातीन के हुकूक़ को ही सामने रख कर तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करने की रिट लगा रखी है। अब इन एतराज़ात में भारत जैसे ममालिक को प्रोपेगंडा करने का खूब मौका मिल रहा है, लेकिन तालिबान ख़ुद के लिए समझौता तो चाहते हैं, लेकिन किसी बात पर ख़ुद समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के लिए वकालत और फिर भरपूर वकालत पाकिस्तान की अपनी हैसियत को ही मशकूक कर रही है। अभी गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में तालिबान हुकूमत के लिए क्या कहा, ज़रा सुनिए। We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan by urging everyone that this is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. Humanitarian assistance has to be given there immediately. अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के लिए हिमायत अपनी जगह, लेकिन जो शरारती दुश्मन है इसकी मौजूदगी में यकीनन खारिजा पॉलिसीज़ को तरतीब देते हुए नहायत एहतियात की ज़रूरत है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान मंसूर अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद ख़ान साहब आपका। मंसूर साहब, जिस तरह का रवैया, जिस तरह के इक़दार अपना रहे हैं तालिबान, माजी की याद दिलाता है जब दुनिया इनके ख़िलाफ़ हुई। आज भी इनके इन इक़दामात की वजह से दुनिया सख्त नाराज़ है, नाला है। जिन चीज़ों के ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे थे तालिबान तो वही कर रहे हैं। क्या इन हालात में दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगी सर? जी देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात कही कि तालिबान की जो भी पॉलिसीज़ हैं या जो अफ़गान हुकूमत का या अफ़गान सियासतदानों का जो भी रवैया हो उस पर पाकिस्तान उनको डिफेंड कर रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ अफ़गानिस्तान में एक हमसाये के नाते से अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों में मसरूफ़ है। इस लिहाज से हमारी जो सिर्फ कोशिश ये है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर चूँकि एक मुश्किल मरहले से गुज़र के एक गुज़िश्ता जो 1-1.5 माह के दौरान ये हुकूमत आई है, ये इस्तेहकाम
की तरफ जा रही है। यहाँ पे सिक्योरिटी और अमन, लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफ़ी मुस्तहकम हुई है, और अब साथ ही चूँकि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और एक इकोनॉमिक गवर्नेंस के क्राइसिस में है, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से या यूएस की तरफ से इनके एसेट्स वगैरह फ्रीज कर दिए गए हैं, तो इन्हें उन मुश्किलात का सामना है। तो पाकिस्तान एक हमसाये के तौर पर उनकी ये इमदाद कर रहा है, लेकिन बाकी अफगानिस्तान एक खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट रियासत है, और वो अपने तमाम एक्शंस की और अपने तमाम पॉलिसीज़ की वो खुद जिम्मेदार है। और जो पाकिस्तान तालिबान के इन इक़दामात की हिमायत भी करता है, जो तालिबान जिस तरह के जो है ना वो सज़ाएं दे रहे हैं, लाशें चौराहों पर लटकाई जा रही हैं। आपको पता है कि मगरबी दुनिया तो पहले ही इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान में भी सरेआम सज़ाएं देने का मुतालबा बारहा किया गया, लेकिन किसी हुकूमत ने इसे तस्लीम नहीं किया। तो जब हम दुनिया से कहते हैं कि तालिबान को मुस्तहकम करें, अफगानिस्तान की हुकूमत को मुस्तहकम करें, तो दुनिया इसका क्या मतलब लेगी? क्या यही मतलब नहीं लेगी कि हम तालिबान को हर तरह का जो है ना उनके हर इक़दाम को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, देखें, मुस्तहकम करने से मुराद ये है कि यहाँ पे एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम हो, जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा भी डायलॉग रहा, पीस प्रोसेस के दौरान तालिबान की क़यादत से भी रहा और दीगर अफ़गान सियासी रहनुमाओं से भी रहा, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस डायलॉग में शामिल रही। उसमें यही बात रही है कि एक इंक्लूसिव हुकूमत का क़याम ज़रूरी है, ह्यूमन राइट्स की पासदारी ज़रूरी है, विमेन राइट्स और विमेन एजुकेशन की तरफ बढ़ना ज़रूरी है, और इन चीज़ों पे डायलॉग सिर्फ हमारा ही नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी उनसे जारी है। कुछ जो ख़बरें आपने बयान की जिसमें हिलमंद से मुतालिक जो ख़बर थी उसमें कुछ तरदीद भी आई है, तो इसलिए मेरा ख्याल है तमाम जो ख़बरें चल रही हैं इनमें हर तरह इनको जब तक इनकी तस्दीक ना कर ली जाए इनके ऊपर कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन कोशिश इस वक्त ये जारी है कि अफ़गानिस्तान एक 20 साल से या बल्कि गुज़िश्ता 40 साल से एक ऐसे दौर से गुजरा है जहाँ पे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, वॉरफेयर और एक इंसर्जेंसी किसी कैफियत है। अब चूँकि एक अमन का दौर आने की उम्मीद पैदा हुई है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो आके उन्होंने वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपना इक़्तिदार इस्टेब्लिश किया है, लेकिन इस इक़्तिदार के लिए साथ ही पाकिस्तान की तरफ से और दूसरों की तरफ से भी कहा गया है कि एक इंक्लूसिव होना इस इक़्तिदार का, इसमें लोगों का शामिल होना ज़रूरी है। जिसमें आए रोज़ ख़वातीन का एहतजाज भी देखते हैं, ख़वातीन के हुकूक को लेकर सरकारी महकमों में आप देखें ख़वातीन को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, तो क्या इनमें भी कोई सदाकत नहीं है? इनमें जो बातचीत हुई है यहाँ पे जो इतनी भी हमारी भी बातचीत हुई है और अफ़गान तालिबान से इन मामलात पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का डिस्कोर्स भी चलता रहता है, उसमें वो ये कह रहे हैं, इनकी क़यादत बड़े आला तरीन दर्जों से कह रही है कि अफ़गानिस्तान की ख़वातीन को अफ़गानिस्तान की नेशनल लाइफ में, नेशनल एक्टिविटी में शमूलियत के भरपूर मौक़े दिए जाएंगे। वो सिर्फ़ इन चीज़ों का जो उनके कल्चर और उनके रिलीजन से मुतालिक जो उनकी तालीमात हैं उनके मुताबिक वो एक ऐसा ज़ाब्ता कार वज़ा करने में मसरूफ़ हैं। अभी चूँकि तमाम हुकूमत की तमाम मिनिस्ट्रियाँ पूरी तरह फ़आल भी नहीं हुई हैं। कुछ जो इदारों में हमें ख़वातीन हमें बताया गया है कि कुछ इदारों में, बैंकों में ख़वातीन ने काम शुरू भी कर दिया है, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये पॉलिसीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से वाज़े होंगी। तो इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये दुनिया को नज़र नहीं आता है। यहाँ पर दुनिया का एक दोगला चेहरा, दोहरा म्यार हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर जो दुनिया सिर्फ ख़वातीन के हुकूक की या इंसानी हुकूक की बात कर रही है, क्या वो किसी आड़ में लेकर अपने मुतालिबात मनवाने के लिए, या इसके पीछे कुछ और रीजंस हैं? देखिए, ये तो बहुत एक ज़रूरी बात है कि अफ़गानिस्तान में जब ये एक हुकूमत की तब्दीली हुई है जो हमने देखा अगस्त के महीने में हुई है, उसके साथ ही अफ़गानिस्तान के असासे जो हैं यूएस की जानिब से मुंजबित कर दिए गए हैं। तो वो मेरा ख्याल उससे एक बहुत एक ह्यूमन क्राइसिस या इक़्तिसादी तौर पर एक मुश्किलात की फ़िज़ा पैदा हुई है अफ़गानिस्तान की नई आने वाली हुकूमत के लिए। इसलिए हमारी भी जो बैनुल अक़वामी बरादरी है, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, यूएस है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ईयू हैं, इनसे हमारा भी डायलॉग इन बात पे जारी है कि बेहतर है कि अफ़गानिस्तान के हुकूमत के साथ इस किस्म की एंगेजमेंट की जाए जिसमें दो तरफा एंगेजमेंट हो, जिसमें इन मसाइल को भी आगे ले जाने की बात की जाए, जिसमें इंक्लूसिविटी है, ह्यूमन राइट्स है, लेकिन साथ ही उनकी मुश्किलात जो हैं, उनकी जो इक्तिसादी मुश्किलात हैं, उनको समझने की भी कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी सफ़ीर बराकिस्तान मंसूर अहमद खान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।